स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेपाल में जो हालिया जेएनजी हिंसक प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद नेपाल की वहाँ पे सरकार गिर गई, सुशीला कार्की वहाँ पे देश की नई प्रधानमंत्री नियुक्त हुई, संसद को भंग कर दिया गए, मुख्य मुख्य नेता वहाँ के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको देश छोड़ के भागना पड़ा। उसी के बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन की पृष्ठभूमि की बात करें तो 2015 में नेपाल में नया संविधान लाया गया, जिसे अधिकतर जनता और युवाओं में असंतोष था। 2008 से अब तक 12 से अधिक प्रधानमंत्री नेपाल की गद्दी पे बैठ चुके हैं। ये दर्शाता है कि वहाँ पे कितनी अधिक राजनीतिक अस्थिरता थी। एक के बाद एक नया प्रधानमंत्री आ रहा था, लेकिन युवाओं की और जो बेरोजगारी की समस्या है, महंगाई की समस्या, उसको दूर नहीं कर पा रहा था। महंगाई का डाटा की बात करें तो 2023-24 में 7% महंगाई दर थी, जो अधिकतम थी। एक तरफ से महंगाई की मार, दूसरी तरफ से बेरोजगारी दर 11% से अधिक थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के अनुसार हम बात करें तो 11% से अधिक बेरोजगारी दर थी, जिसे युवा त्रस्त थे। देश में महंगाई दर चरम पे हो, बेरोजगारी दर इतनी अधिक हो, जबकि नेताओं के बच्चे हैं वो विदेश में जा जाकर पार्टी कर रहे थे। करप्शन इंडेक्स की बात करें तो 2024 के करप्शन इंडेक्स में 180 देशों में से नेपाल का स्थान 108वां था। ये दर्शाता है राजनीतिक अस्थिरता के दौर से नेपाल गुजर रहा था। ये पृष्ठभूमि की हमने बात करी। विरोध की शुरुआत कैसे हुई? जनवरी 2025 में काठमांडू में देश का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ। शुरुआत सोशल मीडिया से पहले ही हो गई थी, धीरे धीरे लोग सड़क पे उतरना स्टार्ट किया उन्होंने, और जनवरी 2025 में देश का एक बड़ा प्रदर्शन देखा गया। उनकी मांगे क्या थी? महंगाई रोकना, रोजगार प्रोवाइड कराना युवाओं को, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करना। देश में भ्रष्टाचार चरम में था, रोजगार था नहीं, महंगाई अधिकतर वस्तुओं पे, जो नियमित जरूरत की वस्तुएं हैं उन पे महंगाई अधिक थी। 5,000 से छात्र अधिक शामिल हुए। सोशल मीडिया पर नेपाल प्रोटेस्ट करके ये ट्रेंड कर रहा था। एक वहाँ के एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, जिसका नाम है हामी नेपाल। ठीक है, हामी नेपाल के मुखिया कौन है? सुदन गुरुङ, सुडान गुरुङ या सुदन गुरुङ इनका नाम है। इन्होंने इस आंदोलन को लीड किया। इस आंदोलन में युवाओं को जोड़ने में सबसे बड़ी भागीदारी अगर किसी की थी तो वो सुदन गुरुङ, जो हामी नेपाल के मुखिया हैं, उनकी थी। शुरुआती आंदोलन में 50 से ज़्यादा लोग घायल हुए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने और वहाँ की नेपाली सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई। उन्होंने लोगों पे बल का प्रयोग किया। ये विरोध की शुरुआत हुई थी। आंदोलन कैसे फैला देश भर में? जनवरी में जहाँ से शुरुआत हुआ था, वहाँ से सितंबर में इतना ज़्यादा हावी कैसे हो गया आंदोलन कि वहाँ की सरकार का तख्ता पलट हो गया, उसकी हम बात करेंगे। तो फरवरी मार्च 2025 में आंदोलन देश भर में फैला। देश आंदोलन का एक्सटेंशन है, जो प्रोटेस्ट है, वो सड़कों पे एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहे थे। देश भर में आंदोलन फैल गया। मुख्य शहरों की बात करें तो पोखरा, विराटनगर, बुटिल, इनमें बड़े प्रदर्शन हुए। पहले जहाँ पे केवल युवा, जिनको जेएनजी हम बोल रहे, 15 से 25 वर्ष के, वो शामिल थे। उसके बाद किसान उनके साथ शामिल हुए, व्यापारी हुए, मजदूर हुए। तो देश भर में इसको सहमत लोग हो रहे थे। इस आंदोलन से लोग अधिक से अधिक इससे जुड़ रहे थे। 2 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतरे। जेएनजी का सबसे बड़े आंदोलन में से एक था। 2 लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतर आए। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसको कवरेज दिया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बात करें तो बीबीसी और अल जजीरा ने इसको इंटरनेशनल लेवल पे उठाया। देश भर में तो आंदोलन हो ही रहा था। विदेश की जो मीडिया है उन्होंने भी इसको कवर किया। सरकार की प्रतिक्रिया की बात करें तो मार्च 2025 में 20 जिलों में धारा 144 लगाई गई। अधिक लोगों को एक जगह एकत्र होने से रोका जा रहा था। कोशिश ये की जा रही थी कैसे भी करके इस आंदोलन का दमन किया जा सके। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बैन। ये तत्कालिक कारणों की बात करें तो 4 सितंबर 2025 में जो सोशल मीडिया पे बैन हुआ, उसके बाद में युवाओं में ये एक संदेश गया कि उनकी जो आवाज़ है, देश में बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहे, उस आवाज़ को नेपाली सरकार दमन करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे कई जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनको बैन करने की घोषणा कर दी, ताकि युवा इंटरेक्ट नहीं कर सके, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में उनकी बात ना जाए। उसके बाद आंदोलन और अधिक उग्र हो गया। 5,000 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी हुई।
पुलिस और सेना की तैनाती की गई। 3 दौर की शुरुआती वार्ता हुई, जिसमें कोई नतीजा नहीं निकला। ये वो दौर था जहां से प्रदर्शन हिंसक से और अधिक हिंसक हुआ जा रहा था। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ सड़कों पर हो रहे प्रदर्शन में 19 से अधिक प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ये जैन जी आंदोलन सड़कों पे था, उसमें सरकार ने गोलीबारी कर दी, जिससे कितने 19 से अधिक प्रदर्शनकारी, उससे और अधिक उग्र हो गया ये आंदोलन। उसके बाद तो युवाओं ने सरकारी जो भवन थे, चाहे वो वहाँ का संसद भवन हो, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, वहाँ पे चढ़ाई कर दी, वहाँ पे आगजनी देखी गई, बहुत सारे नेताओं की पिटाई कर गई, बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया था प्रदर्शन। एक नाम इसमें निकल के आता है, बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह कौन है? एक्स मेयर है काठमांडू के। उन्होंने भी इस आंदोलन को अग्रवा रहे वो इसके, और इसको लीड किया। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो हिंसक आंदोलन के 3 से 4 दिन के बाद 4 सितंबर को उन्होंने सोशल मीडिया बैन करे। उसके बाद से एक हिंसक आंदोलन हुआ और वहाँ की सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद वहाँ पे संसद भंग हुई और एक नया वहाँ को प्रधानमंत्री मिला। अंतरिम सरकार का गठन किया गया। सुशीला कार्की, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की नियुक्ति हुई। सुशीला कार्की के बारे में बात करें तो सुशीला कार्की, जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से किया है? जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी किया है BHU से। इनका इंडिया संबंध भी काफ़ी मजबूत रहा है। 1975 में इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन BHU से किया है। उनको वर्तमान PM नियुक्त किया गया है नेपाल का। इससे पहले ये देश की पहली, नेपाल की जो पहली महिला प्रधानमंत्री हुई है, उसके साथ ही पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी है। अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता के लिए जानी जाती है, इस वजह से इनका चयन किया गया है। पूर्व में नाम किन किन के चल रहे थे, जैसे हमने बात करी थी, बालेंद्र शाह जिनके भी बात करी थी हमने, तो एक्स मेयर है कहाँ के? काठमांडू के। उनकी बात चल रही थी कि उनको PM बनाया जाए। उसके अलावा एक इलेक्ट्रिक बोर्ड के अध्यक्ष है कुलुमन गिसिंग, ठीक है, उनके बारे में भी चर्चा हुई थी। और एक अपन ने बात करी थी सुदन गुरुंग, जो हामी नेपाल के मुखिया है NGO के, उनकी भी चर्चा थी। तो ये 4 नाम मुख्यतः देश में रन कर रहे थे कि इनको प्रधानमंत्री नेपाल का बनाया जाना चाहिए। तो उनमें अनुभव के आधार पर सुशीला कार्की को प्राथमिकता दी गई और सुशीला कार्की को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। संसद वहाँ की भंग हो चुकी है। अगले 6 महीने के अंदर वहाँ पे चुनाव कराने होंगे। राष्ट्रपति पौडेल ने सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। अब क्या उम्मीद रख रही है जनता वहाँ की? आर्थिक गतिविधियों में सुधार हो, वहाँ पे रोजगार मिले लोगों को, वहाँ पे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले। PM कार्की है, जो घायल हुए थे इस आंदोलन में, जैन जी आंदोलन के अंदर जो युवा घायल हुए हैं, उनसे अस्पताल में जाके PM कार्की ने मुलाकात की। 5 मार्च 2026 ये एक इम्पोर्टेंट डेट है, इसको आपको याद रखना है कि 5 मार्च 2026 को चुनाव कराने आवश्यक है। ये 6 महीने की डेडलाइन है, 5 मार्च 2026। इस दिन चुनाव कराए जाएंगे नेपाल के अंदर, ठीक है। निष्कर्ष की बात करें तो जनता की शक्ति सबसे बड़ी है। नेपाल के इस जैन जी आंदोलन ने दिखा दिया है कि कितनी भ्रष्टाचारी तानाशाही सरकार हो, लेकिन अगर जनता की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो जनता सड़कों पे आएगी और सरकार को झुका के रहेगी। इसने लोकतंत्र में आस्था लोगों की विश्व में और अभिव्यक्त करी। नेपाल के लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। नेपाल का इतिहास बदलने वाली ये घटना इसको माना जाएगा। सरकार को नीतियाँ बदलनी पड़ी। एक दौर था जहाँ पे भ्रष्टाचार अपने चरम पे था, रोजगार की कोई भी युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। उनके लिए सरकार को अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ेगी। सुशीला कार्की से देश उम्मीद करता है नेपाल कि वहाँ पे सुधार किए जाएंगे। भविष्य के लिए चेतावनी है, ना सिर्फ नेपाल के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी, कि आप युवाओं की आवाज़ को इस तरह दबा नहीं सकते। उनको पारदर्शिता चाहिए सरकार के अंदर। अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। इतिहास में जनता की जीत के रूप में इस आंदोलन को याद किया जाएगा, ठीक है। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।